और आरबीआई के फैसले का कंज्यूमर पर क्या असर होगा ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए सिर्फ घरेलू वजह ही जिम्मेदार हैं या फिर इंपोर्टेड महंगाई से भी ये महंगाई हमारे यहां जो है वो बढ़ रही है। आरबीआई ने अपनी कमेंट्री में साफ कहा कि भारत के हालात जीडीपी के मोर्चे पर आज भी बेहतर हैं। बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी है, निवेश में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रामीण मांग रूरल जो डिमांड है जिसके बारे में चिंताएं जाहिर की जा रही थी, आरबीआई का कहना है कि उसमें सुधार लगातार जारी है, जो कि एक सुखद तस्वीर पेश करता है। लेकिन महंगाई ने आरबीआई की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। महंगाई को लेकर आरबीआई की चिंता यूं ही नहीं है। भारत में जो भी महंगाई नजर आ रही है वो कुछ हद तक इंपोर्टेड महंगाई नजर आती है और इस पर बहस काफी चल रही है। हमने जी बिजनेस में इसका विश्लेषण भी करके अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे इंपोर्टेड महंगाई की मार यहां कंज्यूमर पर पड़ रही है और एक तरह से सरकार और आरबीआई भी उसके आगे लाचार नजर आते हैं। देखिए, जिसे हम इंपोर्टेड महंगाई कह रहे हैं वो आप दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की चाल से समझ जाएंगे। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। दुनिया में केंद्रीय बैंकों ने 2022 में अब तक करीब 1570 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। इसकी शुरुआत यूएस फेड रिजर्व ने की और दुनिया भर के दूसरे केंद्रीय बैंकों की तरह आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाने को मजबूर हो गया। अब भले ही दुनिया के कई केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ना बढ़ाना चाहें, लेकिन डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को मजबूत रखने के लिए उन्हें भी दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। भारत के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। यूएस फेड के ब्याज दरें बढ़ाने से डॉलर मजबूत हो रहा है और ऐसे में आरबीआई को भी रुपए को बचाने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं और हमारी जो घरेलू महंगाई है उस पर भी काबू करने के लिए ये हमें करना पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, भारत में बढ़ती महंगाई के लिए वैश्विक हालात किस हद तक जिम्मेदार हैं इसकी बानगी और देखिए वैश्विक महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कोरोना, तो बाद में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन का संकट पैदा हो गया और इसकी वजह से खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने लगी। एनर्जी, मेटल, कोल के दाम भी आसमान पर पहुंचे हुए हैं। रुपए में जारी गिरावट की वजह से इंपोर्ट महंगा हो गया और इंपोर्ट महंगा होने की वजह से कंपनियों का इनपुट कॉस्ट बढ़ने लगा और इस तरह आप तक पहुंचने वाला कई सामान महंगा हो गया, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। वैश्विक महंगाई के हालात और भी बिगड़ने जा रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण है यूरोजोन। यूरोजोन में महंगाई, आज ही डेटा आया है, 10% की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यूरोजोन में 19 देश शामिल हैं। यूरोजोन मतलब वो देश जहां पर यूरो करेंसी के रूप में स्वीकार्य है। जब तक वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित रहेगी तब तक महंगाई का खतरा कम होने की संभावना नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक दिसंबर तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रह सकते हैं, यानी कि आगे भी महंगाई के मोर्चे पर आरबीआई की थोड़ी टेंशन बनी रहेगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि रेपो रेट में जो परिवर्तन आज आरबीआई ने किया है वो अभी रुकेगा नहीं, आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है आरबीआई की ओर से भी। अब जब तक वैश्विक स्तर पर हालात नहीं सुधरते हैं तब तक आरबीआई के हाथ भी काफी हद तक बंधे हुए हैं। तो ये है इस वक्त वैश्विक महंगाई का जो इंपैक्ट हमारे घरेलू कारणों पर पड़ रहा है, इंपोर्टेड महंगाई जिसे बार बार कहा जा रहा है वो। लेकिन ये इंपोर्टेड महंगाई कब तक सुधरेगी ताकि हमारे यहां भी स्थिति सामान्य हो, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार मैम जुड़ चुकी है। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महंगाई का इश्यू है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, तस्वीर बिल्कुल धुंधली है, सब कुछ अनसर्टेन है या कहीं से कोई रोशनी है कि हां इतने समय बाद अंतर्राष्ट्रीय महंगाई कूल ऑफ होगी और हमें कुछ राहत मिलेगी? नहीं, अभी तो सिचुएशन जो है बहुत ही अनसर्टन है, बहुत ही धुंधलापन है। इसलिए देखिए, ग्रोथ को लेके रिजर्व बैंक ने अपना जो टारगेट है, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, उसको थोड़ा कम कर दिया है, 7.2 से 7.0 कर दिया है। लेकिन इन्फ्लेशन का जो उनका नंबर था उसको 6.7 पे बनाए रखा है। लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई की चिंताएं बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी राइट नाउ इन द वर्ल्ड 3 रिस्क हैं जो हर कंट्री में है। एक तो फूड इन्फ्लेशन, एक फ्यूल इन्फ्लेशन और एक राइजिंग और टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन, यानी राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो कुछ कंट्रीज में कुछ 1 या 2 रिस्क है, लेकिन देयर आर अबाउट 60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर ये तीनों रिस्क बने हुए हैं।
यानी ग्लोबल अनसर्टनिटी इतनी है कि अभी हम कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और जैसे अभी आपने कहा यूरोजोन की तो इन्फ्लेशन 10% पार कर गई है, यूके में भी 15% होने के चांसेस है, यूएस में भी अब 9-10% इन्फ्लेशन है। कंपेयर टू दैट इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो अभी 7% तक है, और अनुमान ये है कि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन धीरे धीरे अभी घटना शुरू हो गया, यानी कि हमारी जो स्थिति है इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट पीक्ड आउट। शायद एक और क्वार्टर ऐसा हो, उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे घटना शुरू होगी, लेकिन जो ग्लोबली है इन्फ्लेशन वो बनी रहेगी। जब ग्लोबल इन्फ्लेशन इतनी है और साथ में जब इंटरेस्ट रेट्स सेंट्रल बैंक यूएस ने जो इंक्रीज किया है, 3 बार इंक्रीज किया, हर बार 75 बेसिस पॉइंट से, तो इससे क्या हुआ कि यूएस डॉलर वो स्ट्रेंथन हो गई है, और यूएस जो इंडियन करेंसी है कंपैरेटिवली वीक हो गई है। तो एक तरफ से जो ग्लोबल सप्लाई चेन की डिसरप्शन से, यूक्रेन वॉर से जो सप्लाई सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, तो प्राइसेस हैव आल्सो गॉन अप। जब महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से करेंसी वीक हो रही है, तो इसी जैसे आपने कहा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और इससे सबसे ज्यादा अनसर्टनिटी बनी हुई है। हम लोग फूड, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, इसलिए फूड इन्फ्लेशन से हमें उतना अभी डर नहीं है, क्योंकि अभी खरीफ सोइंग भी अच्छा है और हमारे रिजर्वॉयर्स में पानी है, तो रबी सोइंग के भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, एग्रीकल्चर सिचुएशन अच्छा है, इंडस्ट्री भी इंप्रूव हो रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रही है, बैंक क्रेडिट भी बढ़ रहा है, 16% हो गया है। तो यानी जो ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स है वो इंडिया में अच्छे हैं और स्टेबल है, लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टनिटी है उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर पड़ सकता है, तो उसको लेकर हमें सतर्क रहना होगा। मैम, ये सतर्कता आपको किस स्तर पर दिख रही है? कहा यह भी जा रहा था कि भारत सरकार नेचुरल गैस के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसमें सतर्कता से आगे बढ़ेगी। अब आप देखिए नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, अब 6 महीने के लिए बढ़े हैं, तो कहा यह जा रहा था कि फिलहाल जो है शायद इसको अवॉइड किया जा सकता है या स्टेबल रखा जा सकता है। तो सतर्क रहना, क्या आपको दिख रहा है कि हम उतनी सतर्कता बरत रहे हैं जितनी हमें टैकल करने के लिए होनी चाहिए अपने घरेलू इन्फ्लेशन को? देखिए, फर्स्ट हमारा जो सबसे पहला रिस्क है वो है इन्फ्लेशन रिस्क, और इन्फ्लेशन रिस्क के साथ जो लिक्विडिटी है जो ऑलरेडी विच वाज इंजेक्टेड, अभी उसको धीरे धीरे उसको आरबीआई विड्रॉ कर रही है, इसलिए स्टांस उसका क्या है, विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी। तो अगर इस स्थिति में अगर आप कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको सब्सिडाइज करना चाहिए, तो वो तो इन्फ्लेशन को और भी फैन करेगा, इन्फ्लेशन को और भी बढ़ाएगा। और साथ में अभी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर सेकंड हाफ में तो इंक्रीज होती ही है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़े हैं, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स बढ़े हैं, तो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा है, और ये स्पेंडिंग ये जब इकोनॉमी में आएगा उससे भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो जब अगर लिक्विडिटी ऐसी बनी रहे और सप्लाई सिचुएशन में कोई कंट्रोल ना हो, तो इन्फ्लेशन को कैसे हम रोक पाएंगे? इसलिए उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को अभी देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू पास ऑन दिस इंक्रीज टू द कंज्यूमर। हाँ, मैं मानती हूँ इट इज अ बर्डन ऑन द कंज्यूमर, लेकिन उससे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ना करती और इन्फ्लेशन को बढ़ने देती। बिल्कुल मैम, अब थोड़ा सा मैं वापस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पे आऊंगा और उसके कुछ पैरामीटर्स पर जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आज यूरोजोन की हमने बात की, और यूरोजोन के ब्लॉक का सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी, मैम यहाँ पे तो कोरियन वॉर जो 70 साल पहले के हुई थी उस जमाने की इन्फ्लेशन वहां पर आ गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, यूके में 15%, यूएस में हम देख रहे हैं 9-10%। ये क्या वहां पे सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ही है ये सब, या कुछ और कारण भी महंगाई को आग लगा रहे हैं? नहीं, मेनली ये रशिया यूएस वॉर, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए हैं और जो एनर्जी के ऊपर कंट्रोल्स लगाए हैं कि हम यहाँ से नहीं खरीद सकते, तो और यूके जो है, जो यूरोप था, जो यूरोजोन था, वो वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस, फर्टिलाइजर, फूड, क्योंकि यूक्रेन रशिया वो यूरोप का फूड बास्केट है, तो फूड प्राइसेस भी बढ़ गए हैं और फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोल, सबके प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, और जहाँ वहां से जो एक्सपोर्ट होता है, जो उनका ट्रेड है, वो भी बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, क्योंकि पोर्ट से सामान मूव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मेन प्रॉब्लम इज यूक्रेन वॉर। इस वॉर को तो जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए ताकि स्थिति सामान्य हो सके, उसके बिना नहीं होगा। बिल्कुल।